हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एसोल सॉल्यूशन। मैं चंदन कुमार हाजिर हूँ आप सभी के सामने अपनी एक और नई वीडियो के साथ। सो गाइस, आज की इस नई वीडियो में हम बात करेंगे उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो एमपीएस कोर्स के स्टूडेंट्स हैं और वो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं। उन सभी के पास में MPSE 001 का सब्जेक्ट है। MPSE 001 का सब्जेक्ट है और बुक का नेम है आप सभी का भारत और विश्व। तो आज हम आप सभी के लिए दिसंबर 2022 का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। वे सभी स्टूडेंट्स जो जून 2023 के एग्ज़ाम में अपीयर होने वाले हैं उन सभी के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर रहने वाला है, क्योंकि आप सभी को ये पता होना चाहिए कि आपके प्रीवियस ईयर में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं और पेपर का फॉर्मेट कुछ इसी प्रकार का रहने वाला होता है। यहाँ पर आप देखेंगे 2 घंटे का आप सभी का पेपर आता है जिसमें 50 मार्क्स का पेपर रहेगा। वे सभी स्टूडेंट जो सेकंड ईयर में हैं वो ध्यान रखना है कि उन सभी का पेपर जो है 2 घंटे का होगा। अब यहाँ पर एक कन्फ्यूज़न निकल के आती है, कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी फर्स्ट ईयर में भी बैक होती है। तो जिनकी फर्स्ट ईयर में बैक है, यानी जिन बच्चों का फर्स्ट ईयर का पेपर है, बैक वाला पेपर है या किसी कारणवश छूट गया था वो पेपर है, तो वो पेपर फर्स्ट ईयर का जो होगा वो 3 आवर्स का ही होगा, 3 घंटे का ही आपका होगा। ध्यान रखना है आप सभी को। लेकिन सेकेंड ईयर के जो सब्जेक्ट हैं आप सभी के, वो चाहे छूटे हुए हों या फिर आप नॉर्मल दे रहे हो, सेकेंड ईयर का अगर पेपर है वो सब्जेक्ट सेकेंड ईयर में आपको मिला है तो वो केवल 50 नंबर का होगा। ये आप सभी को ध्यान रखना है। यहाँ पर स्टार्ट करते हैं हम अपने क्वेश्चंस को। क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसमें क्वेश्चन में पूछा हुआ था भारत का वैश्विक दृष्टिकोण किस प्रकार से विकसित हुआ है। तो चर्चा कीजिए। यहाँ पर आपको बताना है कि भारत का जो वैश्विक दृष्टिकोण कैसा है भारत को लेकर। तो भारत को लेकर मैं कहूँ तो हमारा दृष्टिकोण या किसी भी एक देश का कई प्रकार का है। जैसे भारत एक बड़ी जनसंख्या वाला देश है, बड़ी जनसंख्या वाला देश है। तो ये जो बड़ी भारत के अंदर पॉपुलेशन है, ज़्यादा जनसंख्या होने के कारण भारत में कुछ तो लाभ है, कुछ तो भारत के अंदर लाभ है बड़ी जनसंख्या के कारण, और कुछ ऐसी हानियां भी हैं। तो सबसे पहला लाभ क्या है, तो यहाँ पर दूसरे देशों को यहाँ पर एक बड़ा बाजार दिखता है, व्यापार की अच्छी अपॉर्चुनिटीज दिखती है। तो भारत का एक दृष्टिकोण इस प्रकार से है। दूसरा, भारत का जो कल्चर है वो पूरे विश्व में फेमस है। अलग अलग तरह का जो टूरिज्म है वो भारत के अंदर आता है। बड़े बाजार, बड़ी जनसंख्या के अलावा हम छोड़ दें तो हमारे यहाँ का जो यूथ है वो बड़ा ही पॉपुलर है, या फिर हम कहें युवा। तो वो जो युवा है अपने अलग अलग अपनी क्षमता के लिए, अपने कार्य के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। भारत के जो एम्प्लॉयड्स हैं अलग अलग सेक्टर में दुनिया में अलग अलग जगहों पर काम कर रहे हैं। तो भारत का दृष्टिकोण कैसा है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कोई भी विवाद उत्पन्न हो जाता है देशों के बीच में, तो गुटनिरपेक्षता के थ्रू, चाहे वो अभी नरेंद्र मोदी जी या फिर इससे पहले पंडित जवाहरलाल नेहरू जी या अन्य प्रधानमंत्री जितने भी रहे हैं, इंदिरा गांधी या कोई भी, आप सभी इस तरीके से देखेंगे प्रधानमंत्री रहे, तो उन्होंने जो मुख्य भूमिका निभाई है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देशों के बीच में कोई विवाद होता है तो उस विवाद को कहीं ना कहीं निपटारा करने का, उस विवाद को सुलझाने का कहीं ना कहीं कार्य इनका अवश्य होता है। तो आप सभी को ये भी अवश्य याद रखना है। 2 बातें आप सभी के लिए क्लियर हो गई। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएनओ की बैठकों की, या फिर यूएनओ के अंदर जो भी सदस्यों के लिए अच्छे कार्य होते हैं तो उसमें भी भारत का नाम ज़रूर होता है। या हम उसके सिक्योरिटी काउंसिल की बात करें तो उसमें अस्थायी सदस्य है भारत भी वर्तमान समय भी, और स्थायी सदस्य का भी एक दावेदार है। अगला क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि विश्व राजनीति को समझने के लिए, अब यहाँ पर एक तो है अन्योन्याश्रय और परिप्रेक्ष्य की व्याख्या कीजिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको हिंदी में बिल्कुल समझ नहीं आएंगे, तो आपको अपने पेपर में ही इसको क्या करना है, इंग्लिश के अंदर पढ़ने की कोशिश करना है। यहाँ पर बताया गया एक्सप्लेन द प्रोस्पेक्टिव ऑफ इंडिपेंडेंस टू अंडरस्टैंड वर्ल्ड पॉलिटिक्स। यानी अगर हम बात करें स्वतंत्र रूप से, इस रूप से स्वतंत्र रूप से जो विश्व की जो राजनीति है उसको समझने में आपकी क्या भूमिका है। देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं, देखो आपका पेपर जो है वो सेक्शन वाइज आएगा। आपके पेपर में 2 सेक्शन आएंगे,
आपको हर सेक्शन से 2 क्वेश्चन कंपल्सरी करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं जो मुश्किल आते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो ईज़ी आते हैं। तो जो क्वेश्चन ईज़ी आते हैं तो उसको आपको अच्छा स्कोर करना है, उसी को करने की कोशिश करनी है। तो जैसे ये क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लग रहा है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखो, ये ईज़ी है और मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल देखोगे कि भई गुटनिरपेक्षता में नेहरूवादी सर्वसम्मति की व्याख्या कीजिए, यानी गुटनिरपेक्षता की स्थापना में आप सभी को मैंने पढ़ाया है नेम के बारे में। गुटनिरपेक्षता है क्या? नेम, नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट और नेहरूवादी सर्वसम्मति का मतलब ये है कि भाई नेहरू की क्या भूमिका थी। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर कोई भी विवाद उत्पन्न होता था तो उस विवाद को कहीं ना कहीं सुलझाने में नेहरू की मुख्य भूमिका होती थी। सबसे पहली बात आपको ये लिखना है। दूसरी बात, भाई जो विकासशील देश थे, जितने भी कैसे विकासशील देश थे, उन सभी विकासशील देशों को कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि गुटनिरपेक्षता के साथ जोड़ने में नेहरू की मुख्य भूमिका थी, क्योंकि नेहरू जानते थे कि ये ऐसे देश हैं जो अपने विकास के लिए संघर्ष करना पड़ेगा इनको, और ये अगर बड़ी महाशक्तियों से अगर हेल्प मांगेंगी तो वो बड़ी महाशक्तियाँ जरूर इनके संसाधनों का लाभ लेगी, इनसे इनके बाजारों का लाभ लेगी और इनका विकास नहीं होगा, बाकायदा उन्हीं का ही केवल विकास होगा। तो नेहरूवादी सर्वसम्मति का दूसरा पॉइंट आप इसके अंदर ये डाल सकते हो। तीसरा पॉइंट डालने की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय जो व्यवस्था है वो अराजकपूर्ण है, तो उस अराजकपूर्ण व्यवस्था को कहीं ना कहीं हमें शांति प्रिय मार्ग की तरफ लेके चलना है। एक पॉइंट आप इसके अंदर ये भी लिख सकते हो। इसके अलावा विभिन्न देशों के जो व्यापारिक या फिर हम बात करें आपसी सहयोग है उसको बढ़ाने में इनकी एक भूमिका, एक ये भी बात आती है। तो 4 पॉइंट आप सभी को इसमें बता दिए गए, बाकी डिटेल से आप सभी को आपके एग्जाम से पहले कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक स्थिति में विदेश नीति के विकल्पों को किस प्रकार प्रदर्शित किया है। अब देखो आर्थिक स्थिति भारत की जो है उसने किस प्रकार विदेश नीति के विकल्पों को पहुंचा है। जैसे फॉर एग्जांपल भारत की जो इकोनॉमी की बात करें तो दुनिया में सबसे तेजी से विकास करने वाली जो इकोनॉमी है इस टाइम भारत की है। दूसरी बात, भारत के अंदर देखें तो हर एक देश भारत के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। द रीजन बिहाइंड इट कि इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है और इंडिया में अगर उनका बिजनेस रन कर रहा है तो मतलब सोचो पूरे वर्ल्ड में उनका बिजनेस रन कर जाएगा, क्योंकि भारत में व्यापार करना बहुत मुश्किल है। तो एफडीआई के सोर्स हमारे पास में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो विदेश नीति के विकल्पों को इस प्रकार हम आधारित रूप से हम प्रदर्शित कर रहे हैं कि भी इकोनॉमिक रीजन जो है हमारे देश का जो है, एक तो जनसंख्या हो गया, हमारे देश के बाजार हो गए, या फिर इसके अलावा हमारे देश के युवा हो गए, ये कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो भारत की इसके अंदर मुख्य भूमिका है। और भारत ना केवल इस मामले में बल्कि अंतर्राष्ट्रीय परिदृश्य में भी देखें, जैसे भारत की भी कई कंपनी है, जैसे टाटा हो गई, ये कंपनी ऐसे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपने बिजनेस को रन करने में कहीं ना कहीं अपनी भूमिका को निभा रही है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आज ये बहुत ज़्यादा निर्यात करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर यह है कि श्रीलंका में शांति सेना, अभी शांति सेना क्या है मैं आपको बता दूं, हम इसे बोलते हैं कीप पीस कीपिंग फोर्स, KPO बोलते हैं हम इसको, क्या बोलते हैं, पीस कीपिंग फोर्स, कीप पीस कीपिंग फोर्स, PKF बोला जाता है, O नहीं बोला जाता, सॉरी, इसके अंदर O नहीं होगा, इसके अंदर F होगा। अब ये PKF है क्या मैं आपको बता दूं, 1987 में जब राजीव गांधी थे, कब, राजीव गांधी PM थे हमारे देश के, क्या थे, प्रधानमंत्री। तो उन्होंने श्रीलंका में जो जातीय विवाद है, आप सभी को पता होगा या नहीं पता है तो हम आपको बताएंगे। जातीय विवाद जो है वो दो मुख्य रूप से श्रीलंका में जातीय विवाद चलता है। एक विवाद चलता है तमिल की वजह से, पहला विवाद जो है वो किसकी वजह से चलता है, तो तमिल की वजह से, और दूसरा विवाद जो है वो किसकी वजह से, सिंगली की वजह से। सिंगली जो वहाँ पर जो है वो क्या है, मेजोरिटी में यानी बहुसंख्यक है, और ये क्या है, माइनॉरिटीज में। तो इनका कहना है कि जो तमिल है ये तमिलनाडु से भाग कर आए और इनको इनके देश वापस भेजना चाहिए। वहीं पर अगर हम देखें तो जो तमिल हैं उनका कहना आएगा कि नहीं, हम यहीं के ही हैं। और दूसरी बात, ये इन तमिलों ने अपना एक अलग ही श्रीलंका के अंदर देश, या जैसे जम्मू कश्मीर को एक स्वायत्तता दे रखी थी, वैसी वे स्वायत्तता की मांग करते हैं। और इसके लिए इन्होंने एक संगठन भी बनाया था जिसका नाम था लिट्टे। हालांकि अब वर्तमान समय में ये संगठन कार्य में नहीं है, लेकिन और राजीव गांधी की मृत्यु में भी इस लिट्टे की संगठन की मुख्य भूमिका थी। क्या था मैं आपको बताता हूँ। तो लिट्टे जो है, यहाँ पर आप देखोगे कि जो ये लिट्टे है, इसके ये एक संगठन है, किस लिए बनाया गया है, ताकि ये अपने विवादों को
जो आपसी इनके विवाद हैं ये सुलझाए एक तो, और दूसरा तमिलों को सुरक्षित करे, तमिलों के लिए एक अलग ही क्षेत्र बनाया जाए। ये चीज़ इन्होंने क्या किया है, सुनिश्चित करने का प्रयास करने की कोशिश करी है ये। दूसरी चीज़ इसके अंदर देखेंगे हम, श्रीलंका जो है, श्रीलंका के अंदर ही जो भारत की सेना गई, कब गई, इस टाइम गई 1987 में, क्या हुई, भारतीय सेना गई यहाँ से, क्या गई, भारतीय सेना। तो भारतीय सेना का जो वहां पर रवैया हुआ वो उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, और भारतीय सेना का जो रवैया पसंद नहीं आया इसकी वजह से भारत की सेना को वापस लौट आना पड़ा, वापस लौट कर आना पड़ा। और भारत की सेना जब वापस में आई, लौट के आई, तो लिट्टे इस चीज में अग्रेसिव हो गई, और इस वजह से ही आप सभी को पता है कि साउथ में एक चुनावी सभा थी, उसको संबोधित कर रहे थे, और उस समय ही 1991 में राजीव गांधी की क्या हो जाती है, हत्या भी कर दी जाती है। और इस तरीके से आप चाहो तो ये क्वेश्चन, एक तो ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए मैं अलग से हाईलाइट कर सकता हूँ यहाँ पर, एक तो ये क्वेश्चन आप इसमें इजीली अटेंड कर सकते हो, एक ये क्वेश्चन कर सकते हो, एक ये क्वेश्चन करना चाहो तो ऊपर वाला भी कर सकते हो। हर सेक्शन से केवल 2 क्वेश्चन करना है, तीसरा क्वेश्चन आप किसी एक सेक्शन से फिर अटेंड करेंगे, 2 तो मिनिमम करने ही करने, कहने का मतलब ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर एक ये है, छठा क्वेश्चन है कि शीत युद्ध के पश्चात भारत के संबंध किस प्रकार से परिवर्तनकारी हुए हैं। अब यहाँ पर डिपेंड करता है आपके पेपर में क्वेश्चन ये किस तरीके से बनाता है। जैसे शीत युद्ध के पश्चात भारत के संबंध हर एक देशों से अलग अलग हो गए। जैसे शीत युद्ध का अंत कब हुआ, 1991 में हुआ। कब हुआ, जब सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत हो गया या विघटन हो गया, हम कुछ भी कह सकते हैं। तो इसके बाद में जैसे फॉर एग्जांपल रूस से हमारे ज़्यादा क्लोजली रिलेशन थे, रशिया से ये यूएसएसआर थे, हमने अपने रिलेशन को धीरे धीरे इनसे थोड़ा दूर करके हमने धीरे धीरे किससे, अमेरिका की तरफ हम ट्रांसफॉर्म होने लगे। पहली बात तो ये ध्यान रखना, अमेरिका से हमने अपने रिलेशन को अच्छा करने लगे। दूसरा, हमने WTO की शर्तें मान ली 1991 में ही। आप देखोगे कि हमने उदारीकरण की, LPG मॉडल, जिसको आप LPG मॉडल कहेंगे, LPG मॉडल आपने अपना लिया। दूसरा पॉइंट आप सब इसके अंदर ये देखेंगे। तीसरी चीज़ हम इसके अंदर ये देखते हैं कि भाई हमने धीरे धीरे चीन जो है, चाइना से अपने रिलेशन जो है, रिश्ते खत्म करने, अच्छे करने शुरू कर दिए, संबंधों को क्या करना कर दिया, अपने संबंध सुधारने शुरू कर दिए। तो एक पॉइंट ये भी लिखना है। इसके अलावा जापान और साथ ही साथ में जो आपके गल्फ कंट्री है, मध्य एशिया के जो देश के आएंगे, उनसे हमने अपने रिलेशन अच्छे करने की कोशिश की है। इसके बाद में हम देखेंगे कि इसके अलावा इजराइल हो गए, इन देशों के साथ भी हमने अपने संबंध को धीरे धीरे बेहतर बनाने की कोशिश करी है। द रीज़न बिहाइंड इट, क्योंकि हमें अब चाहिए थी हेल्प, क्योंकि हमें करना था विकास, और विकास तभी होगा जब हमारे संबंध जो है अच्छे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है आप सभी की स्क्रीन पर, जिसमें भारत और जापान के संबंधों को बताना है। तो भारत और जापान के संबंध, इसके लिए सेपरेट वीडियो अलग से बनाई जाएगी। ये मैंने बनाई नहीं है, लेकिन जल्दी मैं आप सभी के लिए अपलोड कर दूंगा। बहुत सारी वीडियोस आप सभी के लिए बनी हुई है, और उससे भी बड़ी बात है जो आपकी प्लेलिस्ट है वो आप लोगों के लिए बना दी गई है। अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अभी तक नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, आई बटन पर क्लिक करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। इसके अलावा आप सभी ये नंबर जरूर नोट रखें, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं। बाकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वेरियस लिंक दिए, आप उस लिंक्स को जरूर फॉलो करें। इसके अलावा भारत और कश्मीर के लिए, पाकिस्तान के लिए कश्मीर एक महत्वपूर्ण क्यों है, क्योंकि कश्मीर आप देखोगे जो टूरिज्म के लिहाज से, या फिर इंडिया और पाकिस्तान दोनों की सीमा का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया बन जाता है। तो आप सभी को पता है ये कश्मीर का हिस्सा तो वैसे ही पाकिस्तान के पास है, और ये हिस्सा जो है चाइना के पास में है। तो कश्मीर हमारे पास इतना ही है, लेकिन इस कश्मीर को लेकर भी बहुत ज़्यादा विवाद होते हैं। जो है पाकिस्तान से हमारे बहुत ज़्यादा संबंध खराब होते हैं, और बार बार युद्ध होने का उनसे रीज़न यही है। हमसे जो है चाइना से भी वॉर हुआ है, उसमें भी चाइना ने उस टाइम ये ज़मीन हमसे उन्होंने हड़प ली थी, और जब से ये उन्हीं के पास में, हमारे पास है ही नहीं। ये आपको ध्यान रखना है। ये ऑक्साई चीन का प्रदेश कहलाता है। ये क्या कहलाता है, ऑक्साई चीन कहलाता है। और ये जो प्रदेश है ये आपका पाक अधिकृत POK कहलाता है, पाक अधिकृत कश्मीर कहलाता है, या पाकिस्तान ऑक्यूपाई कश्मीर हम इसको कहते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर दोनों के लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो एक ज्योग्राफिकल एरिया की वजह से, और दूसरी बात टूरिज्म की वजह से। साथ ही साथ में हमने देखा था कि जो यहाँ पर हम ये भी देखते हैं कि कश्मीर के जो राजा थे, जिनका नाम था हरि सिंह, जिनका नाम क्या था, हरि सिंह नाम था। तो उस हरि सिंह ने क्या किया था कि भारत के जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, यानी भारत का जो विलय पत्र था, उस पर हस्ताक्षर कर दिए थे, और जिसकी वजह से जब से काफ़ी ज़्यादा विवादित रहा है। विवादित होने का रीज़न भी यही है कि भाई ये भारत के साथ ही है। आप सभी को याद रखना है, भारत के साथ ही है ये।
तो इस वजह से काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो क्वेश्चन क्या क्या कर सकते हो, एक ये क्वेश्चन कर सकते थे इस यूनिट से आप अटेंड करने की बात करूँ तो मैं, आप चाहो तो आप ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे, यहाँ पर आप ये क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे, और नीचे कि आपको करने की देखने की जरूरत नहीं है, 3 क्वेश्चन वहाँ से कोई अटेंड कर सकते हैं 3। अगर आप देखना भी चाहते हो तो देख सकते हो, ये क्वेश्चन मैंने आपको करवा भी रखा है और ये क्वेश्चन 110% आता ही आता है। मैं आप लोगों के लिए जल्दी एक वीडियो ये भी लाऊंगा जिसमें मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा कि भाई पाकिस्तान भारत के रिलेशन ये भी इंपॉर्टेंट है, या भारत के प्रधानमंत्री की जो कार्यालय है वो भारत की विदेश नीति पीएमओ जिसे हम बोलते हैं पीएमओ, इसकी क्या भूमिका है, या फिर जो है एनएस क्या कहते हैं नेशनल सिक्योरिटी जो है आपकी एनएसएस हम इसको बोलते थे, एस का मतलब है आप सभी का एस नहीं सी आएगा यहाँ पर, काउंसिल, परिषद का मतलब होता है काउंसिल। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको भी देखेंगे। इसके अलावा हम प्रधानमंत्री के कार्यालय और भारत और दक्षिण पूर्वी एशिया में सुरक्षा सहयोग की बात करते हैं। तो इसमें आपको बिमस्टेक के बारे में पता होना चाहिए, आप सभी को आसियान के बारे में पता होना चाहिए। बिमस्टेक की मैंने वीडियो बना रखी है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो उसको देखिए, आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ये क्वेश्चन भी आप कर पाओगे उसके बाद में। आशा करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, और अधिक से अधिक मतलब तक शेयर नहीं किया है तो ये भी शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो आप लोगों के लिए आती रहेगी। बाकी आप सभी के लिए ये भी गुजारिश है कि आप टेलीग्राम पर आप हमसे जुड़ते रहें, क्योंकि उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहाँ पर 400-450 से अधिक लोग हमसे जुड़े हुए हैं, और जो रिस्ट्रिक्शंस थी मैसेजेस करने की मैंने वो हटा दी है। आप वहाँ पर अपने डाउट्स को भी क्लियर करा सकते हैं। बाकी मिलते हैं हम आप सभी से अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।